था। मशहूर शायर मिर्जा गालिब बहादुर शाह जफर के ही समय दिल्ली में रहते थे। हयात बख्श बाग लाल किला दिल्ली में स्थित है। भारत में यूरोपीय व्यापारिक कंपनियों का आगमन। 17 मई 1498 ईस्वी में वास्को डी गामा ने भारत के पश्चिमी तट पर स्थित कालीकट बंदरगाह पहुंचकर भारत एवं यूरोप के बीच नई समुद्री मार्ग की खोज की। इस यात्रा में वास्को डी गामा को गुजराती पथ प्रदर्शक अब्दुल मनीब ने सहयोग किया था। 1505 ईस्वी में फ्रांसिस्को दी अल्मेडा भारत में प्रथम पुर्तगाली वाइसराय बनकर आया। 1509 ईस्वी में अल्फांसो दी अल्बुकर्क भारत को पुर्तगालियों का वाइसराय बना। इसने 1510 ईस्वी में बीजापुर के यूसुफ आदिल शाह से गोवा को जीता। पुर्तगालियों ने अपनी पहली व्यापारिक कोठी कोचिन में खोली। दक्षिणी पूर्वी तट पर पुर्तगालियों की एकमात्र बस्ती सन थोमी थी। पुर्तगालियों के बाद भारत में डच लोग आए। पहला डच यात्री कॉर्नेलियन हाउटमैन 1596 ईस्वी में भारत के पूर्व सुमात्रा पहुंचा। डचों ने भारत में अपनी प्रथम व्यापारिक कोठी यानी फैक्ट्री 1605 ईस्वी में मसूलीपट्टनम में स्थापित की। डचों की दूसरी व्यापारिक कोठी पुलिकट में स्थापित हुई, जहां उन्होंने अपने स्वर्ण सिक्के पैगोडा को ढाला और पुलिकट को ही समस्त गतिविधियों का केंद्र बनाया। डचों ने भारत में प्रथम बार औद्योगिक वेतनभोगी रखे। डचों का भारत में अंतिम रूप से पतन 1759 ईस्वी को अंग्रेजों एवं डचों के मध्य हुए बेदरा युद्ध से हुआ। देखेंगे यूरोपीय कंपनी और उनकी स्थापना। पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1498 ईस्वी में हुई। पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1498 ईस्वी में हुई। अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1600 में हुई। अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1600 में हुई। डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1602 में हुई। डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1602 में हुई। डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1616 में हुई। डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1616 में हुई। फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1664 में हुई। फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1664 में हुई। स्वीडिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1731 में हुई। स्वीडिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1731 में हुई। यूरोपीय कंपनियों की प्रथम फैक्ट्री। पुर्तगाली कोच्चिन 1503 में। पुर्तगाली कोच्चिन में 1503 ईस्वी में। डच मसूलीपट्टनम में 1605 ईस्वी में। डच मसूलीपट्टनम 1605 ईस्वी में। अंग्रेज मसूलीपट्टनम में 1611 ईस्वी में। अंग्रेज मसूलीपट्टनम 1611 ईस्वी। डेनिश ट्रावनकोर 1620। डेनिश ट्रावनकोर 1620। फ्रांसीसी सूरत 1668। फ्रांसीसी सूरत में 1668 में। 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को इंग्लैंड की रानी एलिजाबेथ प्रथम ने ईस्ट इंडिया कंपनी को अधिकार पत्र प्रदान किया। प्रारंभ में ईस्ट इंडिया कंपनी में 217 साझेदार थे और पहला गवर्नर टॉमस स्मिथ था। मुगल दरबार में जाने वाला प्रथम अंग्रेज कैप्टन हॉकिंस था, जो जेम्स प्रथम के राजदूत के रूप में अप्रैल 1609 ईस्वी में जहांगीर के दरबार में गया था। नोट: भारत आने वाला पहला अंग्रेजी जहाज रेड ड्रैगन था। भारत आने वाला पहला अंग्रेजी जहाज रेड ड्रैगन था। 1611 ईस्वी में दक्षिण पूर्वी समुद्र तट पर सर्वप्रथम अंग्रेजों ने मसूलीपट्टनम में व्यापारिक कोठी की स्थापना की। जहांगीर ने 1613 ईस्वी में एक फरमान जारी कर अंग्रेजों को सूरत में थॉमस एल्वर्ड के अधीन व्यापारिक कोठी यानी फैक्ट्री खोलने की इजाजत दी। नोट: पूर्वी तट पर अंग्रेजों ने अपना प्रथम व्यापारिक कोठी मसूलीपट्टनम में 1611 ईस्वी में खोला, जबकि पश्चिमी तट पर सूरत में 1613 ईस्वी में व्यापारिक कोठी स्थापित किया। पहली बार सूरत में 1608 ईस्वी में व्यापारिक कोठी स्थापित करने का प्रयास किया गया था। 1615 ईस्वी में सम्राट जेम्स प्रथम ने सर टॉमस रो को अपना राजदूत बनाकर मुगल सम्राट जहांगीर के दरबार में भेजा। वह फरवरी 1619 तक भारत में रहा। उसने जहांगीर एवं खुर्रम शाहजहां से अंग्रेजों के लिए कुछ व्यापारिक छूट प्रदान करने में सफल हुआ। 1632 ईस्वी में गोलकुंडा के सुल्तान ने अंग्रेजों को एक सुनहरा फरमान गोल्डन फरमान दिया, जिसके अनुसार अंग्रेज सुल्तान को 500 पैगोडा वार्षिक कर देकर गोलकुंडा राज्य के बंदरगाह पर स्वतंत्रतापूर्वक व्यापार कर सकते थे। 1639 ईस्वी में अंग्रेज फ्रांसिस डे ने चंद्रगिरी के राजा से मद्रास पट्टे पर लिया एवं वहीं एक किलाबंद कोठी का निर्माण किया। इस कोठी का नाम फोर्ट सेंट जॉर्ज पड़ा और यही फोर्ट सेंट जॉर्ज कालांतर में कोरोमंडल तट पर अंग्रेजी मुख्यालय बना। 1661 ईस्वी में पुर्तगाली राजकुमारी कैथरीन ऑफ ब्रेगेंजा एवं ब्रिटेन के राजकुमार चार्ल्स द्वितीय का विवाह हुआ। इस अवसर पर दहेज के रूप में पुर्तगालियों ने चार्ल्स द्वितीय को बंबई प्रदान किया। 1668 ईस्वी में चार्ल्स द्वितीय ने बंबई को 10 पाउंड के वार्षिक किराए पर ईस्ट इंडिया को दे दिया। 1687 ईस्वी में अंग्रेजों ने पश्चिमी तट का मुख्यालय सूरत से हटाकर बंबई को बनाया। नोट: गेराल्ड ऑंगियर 1669 से 1677 ईस्वी तक सूरत का प्रेसिडेंट एवं बंबई का गवर्नर ने बंबई शहर की स्थापना की। बंगाल के शासक शाह सूजा ने सर्वप्रथम 1651 ईस्वी में अंग्रेजों को व्यापारिक छूट की अनुमति दी। इस अनुमति को निशान कहते थे। 1698 ईस्वी में अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी ने 3 गांव सुतानुती, कालीकट एवं गोविंदपुर की जमींदारी 1200 रुपये भुगतान कर प्राप्त की और यहाँ पर फोर्ट विलियम का निर्माण किया।
चार्ल्स आयर फोर्ट विलियम के प्रथम प्रेसिडेंट हुए। कालांतर में यही कलकत्ता यानी कोलकाता नगर कहलाया, जिसकी नींव जॉर्ज चार्नॉक ने रखी। भारत में फ्रांसीसियों की प्रथम कोठी फ्रैंको कैरो के द्वारा सूरत में 1668 ईस्वी में स्थापित की गई। 1674 ईस्वी में फ्रांसीसी कंपनी के निदेशक फ्रैंक्विश मार्टिन ने वालीकोंडापुर के सूबेदार शेर खान लोधी से पुडुचेरी नामक एक गांव प्राप्त किया, जो कालांतर में पौंडीचेरी के नाम से जाना गया। प्रथम कर्नाटक युद्ध 1746 से 48 ईस्वी में ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार युद्ध से प्रभावित था। 1748 ईस्वी में हुई एला शापल की संधि के द्वारा ऑस्ट्रिया का उत्तराधिकार युद्ध समाप्त हो गया और इसी संधि के तहत प्रथम कर्नाटक युद्ध समाप्त हुआ। दूसरा कर्नाटक युद्ध 1749 से 1754 ईस्वी में हुआ। इस युद्ध में फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले की हार हुई, उसे वापस बुला लिया गया और उसकी जगह पर गोडेहू को भारत में अगला फ्रांसीसी गवर्नर बनाया गया। पौंडीचेरी की संधि जनवरी 1755 ईस्वी को के साथ युद्ध विराम हुआ। कर्नाटक का तीसरा युद्ध 1756 से 1763 ईस्वी के बीच हुआ, जो 1756 ईस्वी में शुरू हुए सप्तवर्षीय युद्ध का ही एक अंश था। पेरिस की संधि होने पर यह युद्ध समाप्त हुआ। 1760 ईस्वी में अंग्रेजी सेना ने सर आयरकूट के नेतृत्व में वॉन्डिवॉश की लड़ाई में फ्रांसीसियों को बुरी तरह हराया। 1761 ईस्वी में अंग्रेजों ने पौंडीचेरी को फ्रांसीसियों से छीन लिया। 1763 ईस्वी में हुई पेरिस संधि के द्वारा अंग्रेजों ने चंद्रनगर को छोड़कर शेष अन्य प्रदेशों को लौटा दिया, जो 1749 ईस्वी तक फ्रांसीसी कब्जे में थे। ये प्रदेश भारत की आज़ादी तक फ्रांसीसियों के कब्जे में रहे। बंगाल पर अंग्रेजों का आधिपत्य। मुगल साम्राज्य के अंतर्गत आने वाले प्रांतों में बंगाल सर्वाधिक संपन्न राज्य था। मुर्शिद कुली खान स्वतंत्र शासक था, परंतु वह नियमित रूप से मुगल बादशाह को राजस्व भेजता था। मुर्शिद कुली खान ने अपनी राजधानी ढाका से मुर्शिदाबाद भागीरथी नदी के तट पर स्थानांतरित की। इसने इजारेदारी प्रथा प्रारंभ की तथा कृषकों को तकाबी ऋण, खेती के लिए अग्रिम कर्ज प्रदान किया। इसका उत्तराधिकारी इसके दामाद शुजाउद्दीन हुआ। 1740 ईस्वी के गीरिया के युद्ध में सरफराज को मारकर बिहार के सर सूबेदार अलीवर्दी खान बंगाल का नवाब बना। इसने अपने शासनकाल में मुगलों को राजस्व देना बंद कर दिया। इसके शासनकाल में बंगाल इतना समृद्धिशील बन गया कि बंगाल को भारत का स्वर्ग कहा जाने लगा। इसका उत्तराधिकारी इसका दामाद सिराजुद्दौला हुआ। बंगाल के नवाब देखेंगे कौन कौन थे। मुर्शिद कुली खान 1713 से 1727 तक यह शासक रहे। मुर्शिद कुली खान 1713 से 1727 तक, सिजाउद्दीन 1727 से 1739 तक, सिजाउद्दीन 1727 से 1739 तक, सरफराज खान 1739 से 1740 तक, सरफराज खान 1739 से 1740 तक, अलीवर्दी खान 1740 से 1756 ईस्वी तक, अलीवर्दी खान 1740 से 1756 ईस्वी तक शासक रहे। सिराजुद्दौला 1756 से 1757 ईस्वी तक बंगाल के नवाब रहे। सिराजुद्दौला 1756 से 1757 तक, मीर जाफर 1757 से 1760 तक, मीर जाफर 1757 से 1760 तक, मीर कासिम 1760 से 1763 तक, मीर कासिम 1760 से 1763 तक, मीर जाफर 1763 से 1765 तक, मीर जाफर 1763 से 1765 तक बंगाल के नवाब रहे। निजाम उद्दौला 1765 से 1766 तक बंगाल के नवाब रहे। निजाम उद्दौला 1765 से 1766 तक बंगाल के नवाब रहे। शैफ उद्दौला 1766 से 1770 तक, शैफ उद्दौला 1766 से 1770 तक, मुबारक उद्दौला 1770 से 1775 तक, मुबारक उद्दौला 1770 से 1775 तक बंगाल के नवाब रहे। 20 जून 1756 ईस्वी को काल कोठरी के त्रासदी ब्लैक होल ट्रेजेडी नामक घटना घटी। इस घटना के Open your Angel One account in 3 quick and easy steps. Enter your mobile number and verify using OTP. रचयिता जेड हॉलवेल के अनुसार नवाब सिराजुद्दौला ने 20 जून की रात में 146 अंग्रेज व्यक्तियों को एक छोटी सी कोठरी में बंद कर दिया था। अगले दिन सुबह 146 में से केवल 23 व्यक्ति जिंदा बचे थे। पलाशी का युद्ध 23 जून 1757 ईस्वी को अंग्रेजों के सेनापति रॉबर्ट क्लाइव एवं बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के बीच हुआ, जिसमें नवाब अपने सेनापति मीर जाफर की धोखाधड़ी करने के कारण पराजित हुआ। अंग्रेजों ने मीर जाफर को बंगाल का नवाब बनाया। नोट: पलाशी की लड़ाई में मोहनलाल एवं मीर मदान के नेतृत्व में एक छोटी सेना नवाब के वफादार रही। मीर मदान लड़ते हुए मारा गया। पलाशी भागीरथी नदी के किनारे है। पलाशी की लड़ाई में मोहनलाल एवं मीर मदान के नेतृत्व में एक छोटी सेना नवाब के वफादार रही। मीर मदान लड़ते हुए मारा गया। पलाशी भागीरथी नदी के किनारे है। क्लाइव के हाथों की कठपुतली नवाब मीर जाफर को अंग्रेजों ने 1760 ईस्वी में हटाकर उसके दामाद मीर कासिम को बंगाल का नवाब बनाया। मीर कासिम ने अपनी राजधानी को मुर्शिदाबाद से मुगलपुर स्थानांतरित किया। नोट: बंगाल की राजधानी का क्रम है ढाका, मुर्शिदाबाद एवं मुंगेर। बंगाल की राजधानी का क्रम है ढाका, मुर्शिदाबाद एवं मुंगेर। बक्सर का युद्ध 1764 ईस्वी में अंग्रेजों एवं मीर कासिम अवध के नवाब सुजाउद्दौला एवं मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय के बीच हुआ। इस युद्ध में भी अंग्रेज विजयी हुए। इस युद्ध में अंग्रेज सेनापति हेक्टर मुनरो थे। अंग्रेजों के मैसूर से संबंध।
1761 ईस्वी में हैदर अली मैसूर का शासक बना। हैदर अली की मृत्यु 1782 ईस्वी में द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध के दौरान हो गई। हैदर अली का उत्तराधिकारी उसका पुत्र टीपू सुल्तान हुआ। 1787 ईस्वी में टीपू ने अपनी राजधानी श्रीरंगपट्टनम में बादशाह की उपाधि धारण की। इसने अपनी राजधानी श्रीरंगपट्टनम में स्वतंत्रता का वृक्ष लगवाया और साथ ही जैकोबिन क्लब का सदस्य बना। प्रमुख युद्ध किस वर्ष में हुआ और उस वक्त गवर्नर जनरल कौन थे? प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध 1767 से 69 ईस्वी तक हुआ। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध 1767 से 69 तक हुआ। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1780 से 84 तक हुआ। गवर्नर जनरल थे वॉरेन हेस्टिंग्स। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1780 से 84 तक हुआ। उस वक्त गवर्नर जनरल थे वॉरेन हेस्टिंग्स। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1790 से 92 में हुआ। गवर्नर जनरल थे कॉर्नवालिस। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1790 से 92 में हुआ। गवर्नर थे कॉर्नवालिस। चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध 1799 में हुआ। उस वक्त गवर्नर जनरल थे लॉर्ड वेलेस्ली। चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध 1799 में हुआ। गवर्नर जनरल थे लॉर्ड वेलेस्ली। इस युद्ध में मराठा हैदराबाद के निजाम एवं अंग्रेजों की संयुक्त सेना मैसूर के खिलाफ लड़ रही थी। टीपू की मृत्यु श्रीरंगपट्टनम की आखिरी युद्ध यानी चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध के दौरान 1799 ईस्वी में हो गई। टीपू सुल्तान को शेर ए मैसूर कहा जाता था। टीपू सुल्तान के राजसी झंडे पर शेर की तस्वीर होती थी। नोट: 1760 ईस्वी में वॉन्डिवॉश का युद्ध हुआ जिसमें अंग्रेजों ने सर आयरकूट के नेतृत्व में लाली के नेतृत्व वाली फ्रांसीसी सेना को पराजित किया। महत्वपूर्ण संधियां कौन कौन सी थी देखेंगे। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध मद्रास की संधि हुई 1769 में। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध के दौरान मद्रास की संधि हुई 1769 में। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध के बाद मंगलौर की संधि हुई 1784 में। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध मंगलौर की संधि से समाप्त हुई 1784 में। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध श्रीरंगपट्टनम की संधि हुई 1792 में। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध श्रीरंगपट्टनम की संधि हुई 1792 में। सिख एवं अंग्रेज। अब हम लोग सिख और अंग्रेज के बारे में पढ़ेंगे। सिख संप्रदाय की स्थापना का श्रेय गुरु नानक प्रथम गुरु को है। गुरु नानक के अनुयायी ही सिख कहलाए। ये बादशाह बाबर एवं हुमायूं की समकालीन थे। 1496 ईस्वी की कार्तिक पूर्णिमा को नानक को आध्यात्मिक पुनर्जीवन का आभास हुआ। गुरु नानक ने गुरु का लंगर नामक निःशुल्क सहयोगी भोजनालय स्थापित किए। गुरु नानक ने अनेक स्थानों पर संगत यानी धर्मशाला और पंगत यानी लंगर स्थापित किए। संगत और पंगत ने गुरु नानक के अनुयायियों के लिए एक संस्था का कार्य किया जहां वे प्रतिदिन मिलते थे। गुरु नानक की 1538 ईस्वी में करतारपुर में मृत्यु हो गई। गुरु अंगद 1539 से 52 ईस्वी तक गुरु रहे। सिखों के दूसरे गुरु थे। इनका प्रारंभिक नाम लहना था। इन्होंने नानक द्वारा शुरू की गई लंगर व्यवस्था को अस्थायी बना दिया। गुरुमुखी लिपि का आरंभ गुरु अंगद ने किया। सिखों के तीसरे गुरु अमरदास 1552 से 1574 तक यह गुरु रहे थे। गुरु अमरदास ने हिंदुओं से पृथक होने वाले कई कार्य किए। हिंदुओं से अलग विवाह पद्धति लवन को प्रचलित किया। अकबर ने गुरु अमरदास से गोविंदवाल जाकर भेंट की और गुरु पुत्री बीबी भानी को कई गांव दान में दिए। अमरदास ने 22 गद्दियों की स्थापना की और प्रत्येक पर एक महंत की नियुक्ति की। बीबी के पति रामदास 1574 से 81 ईस्वी तक सिखों के चौथे गुरु हुए। अकबर ने बीबी भानी को 500 बीघा भूमि दी। गुरु रामदास ने इसी भूमि पर अमृतसर नामक जलाशय खुदवाया और अमृतसर नगर की स्थापना की। गुरु रामदास ने अपने तीसरे पुत्र अर्जुन को गुरु का पद सौंपा। इस प्रकार इन्होंने गुरु पद का पैतृक बनाया। गुरु अर्जुन 1581 से 1606 तक सिख रहे। ये सिखों के 5वें गुरु हुए। इन्होंने सिखों के धार्मिक ग्रंथ आदि ग्रंथ की रचना की। इसमें गुरु नानक के प्रेरणाप्रद प्रार्थनाएं और गीत सम्मिलित है। नोट: गुरु ग्रंथ साहिब यानी आदि ग्रंथ में सिख गुरुओं के साथ साथ कबीर, नामदेव और रैदास की रचनाओं को भी सम्मिलित किया गया है। गुरु ग्रंथ साहिब यानी आदि ग्रंथ में सिख गुरुओं के साथ साथ कबीर, नामदेव एवं रैदास की रचनाओं को भी सम्मिलित किया गया है। गुरु अर्जुन ने अमृतसर जलाशय के मध्य में हरमंदिर साहब का निर्माण करवाया। राजकुमार खुसरो की सहायता करने के कारण जहांगीर ने 1606 ईस्वी में गुरु अर्जुन को मरवा दिया। सिखों के छठे गुरु हरगोविंद 1606 से 1645 तक यह गुरु रहे। इन्होंने सिखों को सैन्य संगठन का रूप दिया तथा अकाल तख्त या ईश्वर के सिंहासन का निर्माण करवाया। ये 2 तलवार बांधकर गद्दी पर बैठते थे एवं दरबार में नगाड़ा बजाने की व्यवस्था की। इन्होंने अमृतसर की किलेबंदी की। सिखों के 7वें गुरु हरराय जो 1645 से 1661 तक सिख गुरु रहे। इन्होंने दारा सिखों को मिलने आने पर आशीर्वाद दिया। सिखों के 8वें गुरु गुरु हरकिशन 1661 से 1664 तक यह गुरु रहे। इनकी मृत्यु चेचक से हो गई। इन्हें दिल्ली जाकर गुरुपद के बारे में औरंगजेब को समझाना पड़ा था। सिखों के 9वें गुरु तेग बहादुर हुए जो 1664 से 1675 तक सिख गुरु रहे। इस्लाम स्वीकार नहीं करने के कारण औरंगजेब ने इन्हें वर्तमान शीशगंज में गुरुद्वारा के निकट मरवा दिया। सिखों के 10वें एवं अंतिम गुरु गुरु गोविंद सिंह हुए। यह 1675 से 1708 तक सिख गुरु रहे। इनका जन्म 1666 ईस्वी में पटना में हुआ था। गुरु गोविंद सिंह अपने को सच्चा पातशाह कहा।
इन्होंने सिखों के लिए 5 ककार अनिवार्य किया, अर्थात प्रत्येक सिख को केश, कंघा, कृपान, कच्छा और कड़ा रखने की अनुमति दी और सभी लोगों को अपने नाम के अंत में सिंह शब्द जोड़ने के लिए कहा। गुरु गोविंद सिंह का निवास स्थान आनंदपुर साहिब था एवं कार्यस्थली पाओता थी। गुरु गोविंद सिंह ने फारसी में जफरनामा लिखे थे। इनके 2 पुत्र फतेह सिंह एवं जोरावर सिंह को सरहिंद के मुगल फौजदार वजीर खान ने दीवार में चिनवा दिया। 1699 ईस्वी में वैसाखी के दिन गुरु गोविंद सिंह ने खालसा पंथ की स्थापना की। पाहुल प्रणाली की शुरुआत भी गुरु गोविंद सिंह ने की। गुरु गोविंद सिंह ने सिखों के धार्मिक ग्रंथ आदि ग्रंथ को वर्तमान रूप दिया और कहा कि अब गुरुवाणी सिख संप्रदाय के गुरु का कार्य करेगी। गुरु गोविंद सिंह की हत्या 1708 ईस्वी में नांदेड़ नामक स्थान पर गुल खान नामक पठान ने कर दी। बंदा बहादुर, इसका जन्म 1670 ईस्वी में पूंछ जिले के रजौली गांव में हुआ था। इसके बचपन का नाम लक्ष्मण दास था। इनके पिता रामदेव भारद्वाज राजपूत थे। बंदा का उद्देश्य पंजाब में एक सिख राज्य स्थापित करने का था। इसके लिए इन्होंने लोहगढ़ को राजधानी बनाया। इन्होंने गुरु नानक एवं गुरु गोविंद सिंह नाम के सिक्के चलवाए। बंदा के सरहिंद के मुगल फौजदार वजीर खान की हत्या कर दी। मुगल बादशाह फर्रुख सियार के आदेश पर 1716 ईस्वी में बंदा सिंह को गुरुदासपुर नांगल नामक स्थान पर पकड़कर मौत के घाट उतार दिया गया। शहादरा कत्लगढ़ी के नाम से विख्यात है, जहां बंदा ने हजारों मुगल सैनिकों को मौत के घाट उतार दिया था। बंदा की मृत्यु के बाद सिख कई छोटे छोटे टुकड़े में बट गए थे। 1748 ईस्वी में नवाब कर्पूर सिंह की पहल पर सभी सिख टुकड़ियों का दल खालसा में विलय हुआ। दल खालसा को जस्सा सिंह आहलूवालिया के नेतृत्व में रखा गया, जिसे बाद में 12 दलों में विभाजित किया गया। इसे मिशल कहा गया। मिशल अरबी भाषा का शब्द है जिसका अर्थ समान होता है। रंजीत सिंह का जन्म गुजरांवाला में 2 नवंबर 1780 ईस्वी को शुक्र चकिया मिशल के मुखिया महा सिंह के यहाँ हुआ था। इनके दादा चरत सिंह ने 12 मिशलों में शुक्र चकिया मिशल को प्रमुख स्थान दिला दिया। 1798 से 99 में रंजीत सिंह लाहौर का शासक बना। 25 अप्रैल 1809 ईस्वी को चार्ल्स मेटकॉफ और महाराजा रंजीत सिंह के बीच अमृतसर की संधि हुई। रंजीत सिंह का राज्य 4 सूबों में बटा था: पेशावर, कश्मीर, मुल्तान एवं लाहौर। महाराजा रंजीत सिंह का विदेश मंत्री फकीर अजीजुद्दीन एवं वित्त मंत्री दीनानाथ था। 7 जून 1839 ईस्वी में रंजीत सिंह की मृत्यु हो गई। प्रथम आंग्ल सिख युद्ध 1845 से 46 ईस्वी में एवं द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध 1849 ईस्वी में हुआ। अंग्रेजों एवं सिखों के मध्य हुई संधि कौन कौन सी है? लाहौर की संधि 9 मार्च 1846 में हुआ। भैरोवाल की संधि 22 दिसंबर 1846 में हुआ। इस संधि के तहत राजा दलीप सिंह के संरक्षण हेतु अंग्रेजी सेना का प्रवास पंजाब में मान लिया गया। 20 अगस्त 1847 को महारानी जिंदा को राजा दलीप सिंह के अलग कर 48,000 वार्षिक पेंशन देकर शेखपुरा भेज दिया गया। द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध के दौरान पहली लड़ाई चिलियानवाला की लड़ाई सिख नेता शेर सिंह एवं अंग्रेज कमांडर गफ के मध्य लड़ी गई। दूसरी लड़ाई गुजरात के चिनाब नदी के किनारे चार्ल्स नेपियर के नेतृत्व में अंग्रेजों ने 21 फरवरी 1849 को लड़ी। इस युद्ध में सिख बुरी तरह पराजित हुए। लॉर्ड डलहौजी की 29 मार्च 1849 की घोषणा द्वारा संपूर्ण पंजाब का विलय अंग्रेजी राज्य में कर दिया। महाराजा दलीप सिंह को 50,000 पौंड की वार्षिक पेंशन दे दी गई और उसे शिक्षा प्राप्त करने के लिए इंग्लैंड भेज दिया गया। सिख राज्य का प्रसिद्ध हीरा कोहिनूर को महारानी विक्टोरिया को भेज दिया गया। कंपनी के अधीन गवर्नर जनरल कौन कौन थे? बंगाल के गवर्नर रॉबर्ट क्लाइव 1757 से 1760 ईस्वी तक यह गवर्नर जनरल रहे और पुनः यह 1765 में गवर्नर जनरल बने और 1767 तक रहे। इसने बंगाल में द्वैत शासन की व्यवस्था की, जिसके तहत राजस्व वसूलने, सैनिक संरक्षण एवं विदेशी मामले कंपनी के अधीन थे, जबकि शासन चलाने की जिम्मेवारी नवाब के हाथों में थी। इसने मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय को इलाहाबाद की संधि 1765 ईस्वी के द्वारा कंपनी के संरक्षण में ले लिया। इस संधि के जरिए ईस्ट इंडिया कंपनी को देश की राजनीतिक और संवैधानिक व्यवस्था में दखल देने का अवसर मिल गया और यहीं से भारत में ब्रिटिश शासन की नींव पड़ी। रॉबर्ट क्लाइव ने बंगाल के समस्त क्षेत्र के लिए 2 उप दीवान, बंगाल के लिए मोहम्मद रजा खान और बिहार के लिए राजा शिताब राय को नियुक्त किया। अन्य गवर्नर बड़े लास्ट 1767 से 69 ईस्वी तक, कार्टियर 1769 से 72 ईस्वी तक और वॉरेन हेस्टिंग्स 1772 से 74 ईस्वी तक थे। कंपनी के अधीन गवर्नर जनरल रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के अनुसार बंगाल के गवर्नर को अब अंग्रेजी क्षेत्रों का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा, जिसका कार्यकाल 5 वर्षों का निर्धारित किया गया। मद्रास एवं बंबई के गवर्नर को एक अधीन कर दिया गया। इस प्रकार भारत में कंपनी के अधीन प्रथम गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग्स हुआ। 1774 से 85 तक यह गवर्नर जनरल रहे। वॉरेन हेस्टिंग्स 1750 में कंपनी के एक क्लर्क के रूप में कलकत्ता आया था और अपनी कार्यकुशलता के कारण कासिम बाजार का अध्यक्ष, बंगाल का गवर्नर एवं कंपनी का गवर्नर जनरल बना। वॉरेन हेस्टिंग्स के बारे में देखेंगे 1774 से 85 ईस्वी तक। इसने राजकीय कोषागार को मुर्शिदाबाद से हटाकर कलकत्ता लाया।
1772 ईस्वी में इसने प्रत्येक जिले में एक फौजदारी व दीवानी अदालतों की स्थापना की। फौजदारी अदालतें सदर निजामत अदालत द्वारा निरीक्षित होती थी। नाजिम द्वारा नियुक्त दरोगा अदालत की अध्यक्षता करता था। दीवानी अदालत में कलेक्टर मुख्य न्यायाधीश होता था। जिला फौजदारी अदालत एक भारतीय अधिकारी के अधीन होती थी, जिसकी सहायता के लिए एक मुफ्ती और एक काजी होता था। कलेक्टर इस न्यायालय के कार्य की देखभाल करता था। कलकत्ता में एक सदर दीवानी अदालत और एक सदर फौजदारी अदालत की स्थापना की गई। सदर दीवानी अदालत में कलकत्ता काउंसिल का सभापति और उसी काउंसिल का 2 सदस्य रायन और मुख्य कानूनगो की सलाह से न्याय करते थे। सदर फौजदारी अदालत में नायब निजाम, मुख्य काजी, मुफ्ती और 3 मौलवियों की सलाह से न्याय करते थे। जिले की दीवानी और फौजदारी अदालतों के मुकदमे अंतिम निर्णय के लिए सदर अदालतों में भेजे जाते थे। दीवानी मुकदमों में जातीय कानून अर्थात हिंदुओं के संबंध में हिंदू कानून और मुसलमान के लिए मुस्लिम कानून लागू किया जाता था, जबकि फौजदारी मुकदमों में मुस्लिम कानून लागू किया जाता था। 1772 में कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स ने द्वैध प्रणाली को समाप्त करने तथा कंपनी को बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा प्रांत की शासन व्यवस्था का उत्तरदायित्व संभालने का आदेश दिया। वॉरेन हेस्टिंग्स ने दोनों उप दीवानों मोहम्मद रजा खान तथा राजा शितावराय को पद से हटा दिया गया। हेस्टिंग्स ने नवाब की देखभाल के लिए मिर्जाफर की विधवा मुन्नी बेगम को उसका संरक्षण नियुक्त किया। 1775 में मुन्नी बेगम को हटाकर मोहम्मद रजा खान को नवाब का संरक्षक नियुक्त किया गया। 1776 में मनुस्मृति का अंग्रेजी अनुवाद एक कोड ऑफ जेंटुलॉज के नाम से हुआ। 1789 में अभिज्ञान शाकुंतलम नामक नाटक का अंग्रेजी में अनुवाद किया गया। विलियम विल्किंस ने 1785 में भगवत गीता को अंग्रेजी में अनुवाद किया। हेस्टिंग्स ने 1781 ईस्वी में कलकत्ता में मुस्लिम शिक्षा के विकास के लिए प्रथम मदरसा स्थापित किया। इसी के समय 1782 ईस्वी में जोनाथन डंकन ने बनारस में संस्कृत विद्यालय की तथा सर विलियम जोन्स ने 1784 ईस्वी में द एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना की। नोट: 1804 में बंबई में एशियाटिक सोसाइटी और 1823 में लंदन में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ ग्रेट ब्रिटेन की स्थापना हुई। 1804 में बंबई में एशियाटिक सोसाइटी और 1823 में लंदन में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ ग्रेट ब्रिटेन की स्थापना हुई। इसने मुगल सम्राट को मिलने वाला 26 लाख रुपए की वार्षिक पेंशन बंद करवा दी। इसी के समय में 1780 में भारत का पहला समाचार पत्र द बंगाल गजट का प्रकाशन जेम्स ऑगस्टस हिक्की ने किया था। इसी के समय में रेगुलेटिंग एक्ट के तहत 1774 में कलकत्ता में एक उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई, जिसका अधिकार क्षेत्र कलकत्ता तक था। कलकत्ता के बाहर का मुकदमा तभी सुना जाता था जब दोनों पक्ष सहमत हों। इस न्यायालय में अंग्रेजी कानून लागू होता था। इसका मुख्य न्यायाधीश एलिजा इम्पे था, जिसे 1782 में इस्तीफा देना पड़ा। हेस्टिंग्स ने बंगाली ब्राह्मण नंद कुमार पर झूठा आरोप लगाकर न्यायालय से फांसी की सजा दिलवा दी थी। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध 1775 से 82 तक हुआ एवं द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1780 से 84 तक हुआ। वॉरेन हेस्टिंग्स के समय में ही प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध साल 22 की संधि 1782 में एवं द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध मंगलौर की संधि 1784 के द्वारा समाप्त हुए। पिट्स इंडिया एक्ट 1784 में वॉरेन हेस्टिंग्स के समय ही पारित हुआ। इसी के काल में बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की स्थापना हुई। हेस्टिंग्स ने संपूर्ण लगान के हिसाब की देखभाल के लिए एक भारतीय अधिकारी रायन की नियुक्ति की। इस पद को प्राप्त करने वाला पहला भारतीय दुर्लभ राय का पुत्र राजा राजबल्लभ था। पिट्स इंडिया एक्ट 1784 ईस्वी में के विरोध में इस्तीफा देकर जब वॉरेन हेस्टिंग्स फरवरी 1785 ईस्वी में इंग्लैंड पहुंचा तो बर्क द्वारा उसके ऊपर महाभियोग लगाया गया, परंतु 1795 ईस्वी में इसे आरोपों से मुक्त कर दिया गया। नोट: 1786 में हेस्टिंग्स के जाने के पश्चात लगान परिषद का पुनर्गठन किया गया और एक नवीन अधिकारी मुख्य सारिस्तादार की नियुक्ति की गई, जिसका कार्य सभी कानूनगो के कागजों की देखभाल करना था। इस पद पर प्रथम नियुक्ति जेम्स ग्रांट की हुई। सुरक्षा प्रकोष्ठ की नीति रिंग फेंस पॉलिसी वॉरेन हेस्टिंग्स से संबंधित है। सर जॉन मैकफरसन 1785 से 86 ईस्वी इसे अस्थायी गवर्नर जनरल नियुक्त किया गया था। लॉर्ड कॉर्नवालिस 1786 से 1793 तक रहे और 1805 में गवर्नर जनरल रहे। इसके समय में जिले के समस्त अधिकार कलेक्टर के हाथों में दे दिए गए। इसने भारतीय न्यायाधीशों से युक्त जिला फौजदारी अदालतों को समाप्त कर उसके स्थान पर 4 भ्रमण करने वाली अदालतें, जिनमें 3 बंगाल के लिए और 1 बिहार के लिए नियुक्त की। कॉर्नवालिस ने 1793 में प्रसिद्ध कॉर्नवालिस कोड का निर्माण करवाया, जो शक्तियों के पृथ्वीकरण सिद्धांत पर आधारित था। 1793 में एक विनिमय के द्वारा जिला कलेक्टर को उसकी न्यायिक शक्तियों से वंचित कर दिया गया और केवल संग्राहक अभिकर्ता बना दिया गया। पुलिस कर्मचारियों के वेतन में वृद्धि के साथ ही ग्रामीण क्षेत्रों में पुलिस अधिकार प्राप्त जमींदारों को इस अधिकार से वंचित कर दिया। कंपनी के कर्मचारियों के व्यक्तिगत व्यापार पर प्रतिबंध लगा दिया। जिला में पुलिस थाना की स्थापना कर एक दरोगा को इसका इंचार्ज बनाया। भारतीयों के लिए सेना में सूबेदार, जमादार, प्रशासनिक सेवा में मुंसिफ, सदर, अमीर या डिप्टी कलेक्टर से ऊंचा पद नहीं दिया जाता था। इसने 1793 ईस्वी में
अस्थायी बंदोबस्त की पद्धति लागू की, जिसके तहत जमींदारों को अब भू राजस्व का